हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ लांस और मेरा नाम है सोनाली। आज का जो हमारा वीडियो है वो कम्प्लीटली एग्ज़ाम्स पे बेस्ड होने वाला है। एग्ज़ाम्स यानी कि एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स जो आप अभी देने वाले हो बनस्थली में एडमिशन लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टेस्ट प्रिपरेशंस के बारे में, यानी आप कैसे अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रिपरेशंस पे ध्यान दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है आपको। बोर्ड्स का क्या वेटेज होगा, बोर्ड्स यानी कि आप 10th में हो, 12th में हो, पीएचडी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो उसमें आपके प्रीवियस जो भी स्कोरिंग है उनका क्या वैल्यू होने वाला है, और आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वनस्थली में एडमिशन लेने के लिए। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है बनस्थली के पेपर का जनरली। ठीक है, लास्ट में चूँकि मैं खुद बीटेक में हूँ, तो बीटेक में बहुत लोगों को अलग अलग ब्रांचेस में क्या कट ऑफ चाहिए, ब्रांचेस के लिए कैसा उन्हें परफॉर्म करना है ताकि उन्हें उनका डिज़ायर्ड ब्रांच मिले, इसके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। तो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बनस्थली के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिंपली आप एनसीईआरटी बुक पे डटे रहो। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक से आप इजीली एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं होता है बनस्थली के पेपर का। मेरा खुद ब्रांच बीटेक है, बीटेक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच है बनस्थली में। स्टिल मैं कहूँगी कि अगर आपको बनस्थली में एडमिशन लेना है तो आप एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाओ, अच्छे से चाट जाओ, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ट है। कुछ ब्रांचेस होती हैं जैसे कि बीटेक हो गई, बीटेक में भी कुछ अच्छे जो अच्छे जो ये है सीएस ब्रांच होती है, आईटी ब्रांच होती है, तो उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उन ब्रांचेस के लिए या फिर कुछ और कोर्सेज़ है जैसे कि बी फार्मा हो गई, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें आपको एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर उठ के तैयारी करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं, कुछ कॉमन रेफरेंस बुक्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि फ़िज़िक्स में जैसे एच.सी. वर्मा होती है, तो वैसे ही कुछ पॉपुलर रेफरेंस बुक्स होती है। मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल होती है 12th के लिए। तो ये सारे कुछ पॉपुलर बुक्स है, अगर आप इनको रेफ़र कर लो तो ऐसे कॉम्पिटिटिव कोर्सेज़ में या कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस में आपको एडमिशन मिलने में बहुत आसानी होगी, या फिर कह सकते हो आप इनके थ्रू आप एडमिशन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात, अभी जो भी मैं ये डेटा बताने वाली हूँ ये सारी डेटा इन जनरल डेटा है, यानी कि तब की डेटा है जब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते थे, कोरोना नहीं था और कंपटीशन प्रॉपर था। तो ये सारे डेटा उस टाइम के हिसाब से है। अभी चूँकि हर चीज़ें ऑनलाइन चल रही है तो कुछ चीज़ें अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं किसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, किसी ब्रांचेस का नहीं हो रहा एप्टीट्यूड टेस्ट। इनफैक्ट बहुत सारे ब्रांचेस में बच्चे कम आ रहे हैं तो एडमिशन ईजिली हो जा रहा है। तो अभी के टाइम पे मे बी कुछ डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट जो भी मैं डेटा बता रही हूँ ये उस टाइम पे है जब एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉपर होता था, कंपटीशन बहुत था और सब कुछ ऑफलाइन अच्छे से होता था। तो ये सब उसके हिसाब से है। और अभी ऑनलाइन भी हो रही हैं चीज़ें, तब भी आपको इन सारे डेटा से एक अंदाज मिल जाएगा, एक हेल्प मिल जाएगा कि आपको किस तरह से क्या करनी है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ वो है बोर्ड्स का वेटेज। बोर्ड्स का वेटेज बनस्थली में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लगभग 50% बोर्ड्स का वेटेज रहता है। इनफैक्ट पिछले साल जब फर्स्ट ईयर का कोरोना था यानी कि 2020 में बहुत सारे कोर्सेज में डायरेक्टली बोर्ड्स के मार्क्स पे ही एडमिशन हुआ, और मिनिमम 50% 60% तो बोर्ड का वेटेज होता ही होता है। तो बोर्ड्स में बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा परफॉर्म करो इन ऑर्डर टू सिक्योर योर सीट इन बनस्थली विद्यापीठ। अगर आप 10th में 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 10th का बोर्ड्स होना चाहिए अच्छा। 12th में ले रहे हो यानी कि ग्रेजुएट के लिए तो आपका 12th का अच्छा होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पीजी में ले रहे हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपके यूजी में जो सीजीपीए आए हैं वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनके बेसिस पे ये लोग काफ़ी सेलेक्शंस देखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपका बोर्ड का मार्क्स काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि उसका बहुत वेटेज है। तीसरी चीज़ है मेरी वो है मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पता ही एप्टीट्यूड टेस्ट में 50% है और बोर्ड्स में आपका 60% होना ही चाहिए। तो बहुत लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कि अगर मेरा इतना है तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना मिनिमम है। अगर इससे कम हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, पर अगर इससे ज़्यादा हुआ तब
एडमिशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यानी कि आपको एक इसके बाद ही आपको बैठने मिलेगा इनके एग्ज़ाम्स में, आप एप्लीकेबल होंगे और उसके बाद आप कॉम्पिटिट करेंगे बाकी लोगों से, और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 50% एप्टीट्यूड टेस्ट में और 60% बोर्ड्स के मार्क्स में। तो चौथी चीज़ है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। बहुत ज़रूरी चीज़ है एग्ज़ाम पैटर्न। तो जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, यानी ऑफलाइन मोड पे जब एग्ज़ाम्स होते थे, तब उस टाइम पे 2 पेपर आती थी, 2 सेट ऑफ पेपर्स होते थे और उन दोनों के बीच में कोई ब्रेक या गैप नहीं होता था। तो जो पहला पेपर होता था वो पेपर आपके कोर्स से रिलेटेड होता था, यानी कि आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम देने वाले हो उससे रिलेटेड होता था। और जो दूसरा पेपर होता था वो मोरलिस्टिक होता था, मतलब वो मोरल वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे, जिसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई भी अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, उसके लिए आपको फास्ट OMR शीट भरनी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चंस होते थे और 45 मिनट्स का टाइम होता था। तो उसमें आपको सारे OMR शीट को बहुत ही जल्दी जल्दी भरना होता था। तो जो सेकंड सेट था, यानी कि मोरलिस्टिक पेपर, उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते थे, जैसे कि अ, अगर आप बनस्थली विद्यापीठ में आपको एडमिशन मिलता है और आप उसमें एडमिशन लेने के बाद 5-फोल्ड एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगे या नहीं, तो उसमें 5 ऑप्शंस होते थे, हाँ, नहीं, कभी कभी, या इस तरह से, ठीक है। ऐसे 5 ऑप्शंस होते थे, रिलेटिव आंसर्स होते थे इसके। तो इसमें कोई सही आंसर गलत आंसर तो होता नहीं है, या आप अपने हिसाब से भरते हो। तो ये एक 45 मिनट्स का बहुत टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता था। अब पहले सेट की बात कर ले, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपके कोर्स से रिलेटेड। तो इसमें आपके कोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मेरा बीटेक था, तो उसमें मेरे 3 सेक्शंस थे, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, प्लस एक सेक्शन था एप्टीट्यूड का। और लगभग मैक्सिमम कोर्स के पेपर में एप्टीट्यूड का एक छोटा सा सेक्शन ज़रूर होता है, उसमें लगभग 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मेरे टाइम पे मेरे पेपर में एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस थे और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस थे। तो आप देख रहे हो कि काउंटिंग में कितना डिफरेंस है सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आपको पेपर मिलता है तो आप एक बार ज़रूर उनको पूरा एक नज़र देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपने टाइम स्लॉट्स को डिवाइड कर पाओ। और इतने क्वेश्चंस के लिए मेरे पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था, और बाकी का 45 मिनट टाइम था वो जो था उस सेकंड पेपर यानी मोरलिस्टिक पेपर के लिए था। तो ये पूरा पैटर्न था। डिफ़िकल्टी मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम लेवल थी। थियोरेटिकल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होते हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है, आंसर्स आपको टिक करना होता है। कुछ क्वेश्चंस उसमें थियोरेटिकल होते हैं, मतलब आपको सॉल्व नहीं करना होता, डायरेक्टली डेफिनेशन की टाइप का आपको बस आंसर उसमें मार्क कर देना होता है। तो ये आंसर्स थे। तो मैंने आपको बताया NCERT इसके लिए सफिशिएंट है। बीटेक वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, ठीक है, आपको मतलब नहीं है कि आपको CSE ब्रांच चाहिए, आपको बायोटेक चाहिए, आपको केमिकल चाहिए, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस एनी हाउ बनस्थली में एडमिशन ले लेना है। तो आप NCERT पढ़ लो अच्छे से, आपका एडमिशन हो जाएगा। पर अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि आपको CSE ही चाहिए या फिर IT ही चाहिए, तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने पहले अच्छे से अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके काफ़ी अच्छे नंबर हों, और उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी अच्छा हो। तो अगर आपको CSE चाहिए तो उसके लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़ा सा JEE मेंस के लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, पर अगर आपने JEE मेंस में लगभग 100 या 120 का स्कोर मेंटेन कर लिया है, तो उतने प्रिपरेशन में आप यहाँ पर CSE आपको मिल सकता है। तो ये मैंने आपको एक हिसाब बता दिया है। हो सकता है अभी ऑनलाइन टेस्ट हो रही है तो आपका थोड़ा ईजिली एडमिशन हो जाए, क्योंकि अभी बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं, बट इन जनरल ऐसा ही रेंज होता है। तो आप इस रेंज के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हो। प्लस आपका बोर्ड्स में भी 90 to 95% मार्क्स होना चाहिए। तो ये तो बीटेक CSE के लिए मैंने आपको एक छोटा सा रिव्यू बता दिया है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न्स मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल एग्ज़ाम पैटर्न है, ज़्यादा इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस मेरा एक सजेशन है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है आप पूरे पेपर को एक बार रेफ़र कर लो, टाइम स्लॉट ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत चेंजेस होती हैं इसमें, और क्वेश्चन के नंबर्स देख लेना, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में है।
लास्ट में मैं आपको बताने वाली थी बीटेक के लिए, तो ये लास्ट में सिर्फ बीटेक वालों के लिए है कि ब्रांच वाइज आप किस तरह से स्कोर करें। तो मैंने सीएससी के लिए आपको बता दिया, बोर्ड्स में लगभग आपका 90 to 95% मार्क्स होना चाहिए और आपने एप्टीट्यूड टेस्ट में भी लगभग जेईई मेंस के लेवल का प्रिपरेशन किया होना चाहिए। सिमिलरली जो ब्रांच का मतलब रैंकिंग है, रैंकिंग किसी के द्वारा नहीं की गई है, रैंकिंग है कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन सीएस में होता है, फिर आईटी में होता है, फिर ईसीई में होता है, फिर डबल ई में होता है और फिर नीचे ईआई एमटी में होता है, फिर केमिकल और बायोटेक में होता है। इस तरह की रैंकिंग होती है। तो अगर आपको सबसे अच्छा ब्रांच यानी कि जो सीएसई है वो चाहिए तो ऑब्वियसली आपका दोनों जगह ही अच्छा स्कोर होना चाहिए। सिमिलरली आईटी में भी आपका वैसा ही रिलेटिव स्कोर होना चाहिए, 90% से ऊपर होना चाहिए बोर्ड्स में और एप्टीट्यूड में भी अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर आपका दोनों में से कोई भी एक कम है तो आपको अगर तो आपके बोर्ड्स में थोड़े कम मार्क्स है 70 to 80% या फिर आपने एप्टीट्यूड में अच्छे परफॉर्म नहीं किया तो आपको ईसी डबल ई ऐसा ब्रांच मिल सकता है। या फिर अगर आपके दोनों जगह ही थोड़े एवरेज मार्किंग हुई है, ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, तो हो सकता है आपको थोड़े नीचे के ब्रांचेस मिले। बट ये बिल्कुल भी ऐसा डिस्क्राइब्ड कहीं नहीं है, ना रैंकिंग लिस्ट निकलती है इसकी, ना कुछ होता है। तो आप डेफिनेटली एक बार इसके काउंसलिंग में बैठो, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन सी ब्रांच मिल रही हो, कब क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, बनस्थली कोई भी रैंकिंग लिस्ट नहीं निकालती है, उसमें कोई भी स्कोर कट ऑफ ऐसा नहीं दे रखा है कि इस ब्रांच का इतना कट ऑफ होना चाहिए, उस ब्रांच का इतना कट ऑफ होना चाहिए। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। हो सकता है कभी कभी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं तो आपको ब्रांचेस भी ईजिली मिल जाए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी जो भी टेस्ट से रिलेटेड थी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी चीज़ पूछनी हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी बात कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।